हाँ चलो। पिछले क्लास में हम आप लोग को बताए थे कि 12th का सिलेबस स्टार्ट करेंगे। हम लोग अल्टरनेट क्लास लेंगे, एक दिन 11th का लिया जाएगा और एक अल्टरनेट में 12th का, क्योंकि 12th का सिलेबस थोड़ा बड़ा भी है मेरे हिसाब से, क्योंकि उसमें ढेर सारे कॉन्सेप्ट पढ़ना होता है। जैसे अगर कोई बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करते हैं, उसके लिए 12th नेसेसरी है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है, और 11th भी इम्पोर्टेंस है। लेकिन मान लीजिए आप किसी भी बोर्ड के बच्चे हों, चाहे ICSE बोर्ड हो, CBSE बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, उसमें सिर्फ 12th से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। इसीलिए आप लोगों के लिए 12th का सिलेबस बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। अब जैसे मान लीजिए बात करते हैं हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 12 से 60% क्वेश्चन पूछा जाता है और 11 से 40% पूछा जाता है। तो इस पॉइंट व्यू से भी आपका 12th का सिलेबस इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 12 से जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वह आपका 60% और 11 से आपका 40% पूछा जाता है। तो आप लोग भी समझ रहे हैं कि 12th कितना इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम बात करते हैं जो 12th बोर्ड का एग्जाम देंगे उनके लिए 100% 12th से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आपको ये भी समझना होगा कि 12th में क्या क्या सिलेबस है मेन। तो 12th का जो सिलेबस है वह आपका सबसे पहला चैप्टर हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वह इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। पहला हम 12th में जो पढ़ाएंगे आप लोग को वह फर्स्ट चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये पहला चैप्टर हो गया, चैप्टर फर्स्ट। 2 हो गया इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। उसके बाद आपका तीसरा जो चैप्टर हो गया इलेक्ट्रिक करंट के बाद, इलेक्ट्रिक करंट हो गया, तीसरा जो है वह मैग्नेटिज्म है। मैग्नेटिज्म। चौथा जो आपका चैप्टर है लाइट हो गया, और पांचवा जो चैप्टर हो गया मॉडर्न फिजिक्स। तो 12th का जो मेन चैप्टर है, ये मेन चैप्टर है 5। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हो गया, मैग्नेटिज्म हो गया, लाइट हो गया और मॉडर्न हो गया। ये 12th का क्लास का सिलेबस है। ये 12th का सिलेबस है। इसमें बोर्ड में ये 12th सिलेबस हो गया। अब आपको समझना होगा कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से कौन इंपॉर्टेंट है। और जैसे देखिए अगर IIT का कोई तैयारी करते हैं, IIT JEE का, तो उसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। लेकिन नीट के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट ये चैप्टर होता है। लेकिन पढ़ना सबों को है। अगर आप IIT का तैयारी करते हैं तो ज्यादा आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिज्म। वैसे ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो नीट का कॉम्पिटिटिव का एग्जाम का तैयारी करते हैं उसके लिए लाइट और मॉडर्न फिजिक्स जो है वो ज्यादा ही इंपॉर्टेंस है। अब हम लोग इसमें से जो 5 चैप्टर, ये मेन चैप्टर है, छोटा मोटा 2 और चैप्टर है। एक का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। समझ गए बच्चों? एक चैप्टर का क्या नाम है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और दूसरा चैप्टर का नाम है जो लास्ट कम्युनिकेशन सिस्टम। तो टोटल आपका 7 चैप्टर हो गया। ये 5 हमने लिख चुके हैं और 2 और चैप्टर है। एक का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और जो लास्ट चैप्टर है
आपका, उसको हम लोग कम्युनिकेशन सिस्टम के नाम से जानते हैं। अब सबसे पहला जो चैप्टर हम लोग को पढ़ाना है वह है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से 12th के बोर्ड में आपको 7 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हम लोग 3 पार्ट्स में मेन डिवाइड किए। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आप लोग देख रहे हैं, इसको हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं। अब समझ लीजिए कैसे कैसे इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सिलेबस होगा, कैसे कैसे हम लोग इसको डिवाइड किए हैं, सभी चीज को समझना होगा आप लोग को। जैसे हम बात कर रहे हैं पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इसको हम लोग 3 फॉर्म में डिवाइड किए। इसमें जो चैप्टर आपका जो पढ़ना है पहला, हम फर्स्ट में पढ़ाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, तो पहला आप लोग चैप्टर समझ गए हैं। इसमें फर्स्ट जो इसका पार्ट्स है, 3 पार्ट्स में हमने इलेक्ट्रोस्टैट को डिवाइड करेंगे। जो पहला आपको जो इस पॉइंट में पढ़ना है वह इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल है। दूसरा इसमें ही पढ़ना है आप लोग को, हम इसको छोटे मोटे चैप्टर में ही डिवाइड कर देते हैं, गॉस लॉ। गॉस लॉ, और लास्ट जो इसमें पढ़ना है वह है कैपेसिटर। कैपेसिटर कहिए, कैपेसिटेंस कहिए। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का आप लोग सिलेबस देख चुके हैं। पहला जो हमें पढ़ाना है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, दूसरा है गॉस लॉ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में बराबर यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और तीसरा कैपेसिटर है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग को अब समझ में आ गया होगा कि हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो मेन पार्ट्स पढ़ना है वह क्या क्या है। पहला है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, दूसरा है गॉस लॉ, और तीसरा है कैपेसिटर। अब सबसे पहले आता है कि मान लीजिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है क्या। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक को अब हमें समझाना है आप लोग को कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता क्या है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वैसे मेनली टीचर लोग यही बताते हैं, आप भी पढ़े हैं, आप लोग भी देखते होंगे, बहुत टीचर यही बोलते हैं इलेक्ट्रो और स्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 टर्म से मिलकर के बना हुआ है, एक है इलेक्ट्रो और दूसरा है स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज और स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट। इलेक्ट्रो का क्या मीनिंग होता है, चार्ज, और स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट। अब आपके मन में उठेगा कि चार्ज कैसे रेस्ट में होगा। मान लीजिए अगर आपके पास कोई भी, ये एक चार्ज है, मान लो सिंपली हम समझाने के लिए कर रहे हैं, ये एक चार्ज है, तो इसके सराउंडिंग में एक फील्ड बनेगा। क्योंकि अगर कोई भी चार्ज होते हैं, जैसे अगर कोई मास रहता है तो वहां पे एक सराउंडिंग में फील्ड डेवलप करते हैं जिसको हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड के नाम से जानते हैं। उसी तरीका से अगर कहीं पे कोई भी चार्ज रखा हुआ रहता है तो उसके सराउंडिंग में एक फील्ड डेवलप होते हैं। उसी को हम लोग, अगर मान लीजिए चार्ज रेस्ट कंडीशन में रहता है और उसके सराउंडिंग में जो फील्ड डेवलप होते हैं, और उसी को जब हम पढ़ते हैं तो उसको कहां पढ़ा जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में।
तो पहला चीज आपको यह समझना होगा कि चार्ज अगर कहीं पे भी रेस्ट कंडीशन में रखा हुआ रहता है तो उसके सराउंडिंग में, यानी उसके इर्द गिर्द में, उसके नेवियरिंग में, उसके इर्द गिर्द जिसको कहते हैं आप लोग, उसके सराउंडिंग में एक फील्ड डेवलप होता है। और उसी फील्ड को अगर हमें जिस किसी फिजिक्स से पढ़ना होता है उसको कहां पढ़ते हैं हम लोग? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। अब इसका एक सिंपलीफाई और हम कर देते हैं। जैसे मान लीजिए हमने सिंपली भाषा में बोले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब ये दो वर्ड से बना है, एक इलेक्ट्रो दूसरा स्टैटिक। इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज और स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट। लेकिन जैसे मान लीजिए कहीं पे कोई बैटरी कनेक्टेड रहता है तो बैटरी करता क्या है? बैटरी अगर मान लीजिए हम यूज कर देते हैं और अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल होने लगता है तो वो क्या करता है? मोशन में आने लगता है। तो इसके विषय में आपको नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ ये पढ़ना है यहाँ पे कि चार्ज अगर रेस्ट कंडीशन में होता है और उसको हम जिस फिजिक्स से पढ़ते हैं उसी को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इसका सिंपल डिफिनेशन आप लिख सकते हैं। इलेक्ट्रो का मतलब पहले जान लीजिए आप लोग। इलेक्ट्रो का मतलब हो गया चार्ज, और स्टैटिक्स का मतलब हो गया रेस्ट। तो आपको क्लियर हो गया इलेक्ट्रो का मतलब क्या हो गया? चार्ज, और स्टैटिक का मतलब हो गया रेस्ट। अब हम लोग इसका डिफिनेशन भी समझा देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। देखिए ध्यान से, इट इज द पार्ट ऑफ फिजिक्स, it is the part of physics in which we study about those charge are in rest and its effect develop on the surrounding. तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ये फिजिक्स के हम उस पार्ट को कहते हैं जहां पे चार्ज ऑलवेज क्या रहता है? रेस्ट में। चार्ज क्या रहता है? रेस्ट में। और उसका इफेक्ट कहां पे डेवलप होता है? सराउंडिंग। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? क्योंकि आप लोग भी जान रहे हैं अभी कोरोना का दौर है, अभी नए नए चुनौती का सामना करना पड़ता है और जितनी भी आप लोग के पास चुनौती आए उसको स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि चुनौती ही आगे बढ़ने के लिए इंसान को प्रेरित करता है। इसीलिए आप लोग से हम बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि आप और अच्छे से मेहनत करें और अच्छे से उभरने का कोशिश करें, क्योंकि आए दिन इसी तरह का चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए अच्छे डॉक्टर बनने के लिए, अच्छे इंसान बनने के लिए, अच्छे इंजीनियर बनने के लिए आपको दिन रात एक करके मेहनत करना होगा। जो घर में है अच्छा है, आप लोग किसी तरह से जैसे हो टाइम निकाल करके मेहनत करिए और आगे बढ़ने का कोशिश करिए, क्योंकि अभी का जो वक्त है वह चैलेंजिंग
पीरियड है, इस पीरियड का यूटिलाइज ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने में करें, इधर उधर में टाइम को व्यर्थ न गंवाएं। यही हमारा आप लोग से बार बार रिक्वेस्ट रहेगा। आप लोग मेहनत करेंगे क्योंकि हम आज से 12th का भी सिलेबस स्टार्ट कर चुके हैं और 12th में जो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है, बेसिक कॉन्सेप्ट होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक, उसी को पढ़ा रहे हैं। जैसे हमने डिफिनेशन लिखे हैं, इट इज द पार्ट ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट दोज चार्ज विच आर इन रेस्ट। अगर कोई चार्ज रेस्ट कंडीशन में रहता है, उसको जिस फिजिक्स से पढ़ते हैं उसी को किसके नाम से जानते हैं हम लोग? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के नाम से। फिर एंड इट्स इफेक्ट डेवलप ऑन द सराउंडिंग। इसका इफेक्ट कहां पे डेवलप होता है? सराउंडिंग में। जैसे हमने बताया पहले कि अगर कोई चार्ज रखा हुआ रहता है तो उसके इर्द गिर्द एक फील्ड डेवलप हो जाते हैं, इसलिए उसका इफेक्ट कहां पड़ने लगता है? सराउंडिंग पे। जैसे एक सिंपल एग्जाम्पल के थ्रू आप लोग को समझाने का कोशिश करते हैं। जैसे देखिए, जैसे कोई बॉडी है, मान लीजिए ये भी एक बॉडी है, ये भी एक बॉडी है, ये भी एक बॉडी है। मान लीजिए इस बॉडी का नाम 1 दे देते हैं, इसका नाम 2 दे देते हैं। अगर आपसे ये कोई पूछेगा कि ये बॉडी क्या है, तो आप कह सकते हैं कि इस पे कोई भी चार्ज नहीं है, यहां पे कोई भी चार्ज नहीं है। दिख रहा है? सभी को दिख रहा होगा। यहां पे कोई भी चार्ज नहीं है। अब समझना है कि मान लीजिए यहां से एक इलेक्ट्रॉन यहां पे आया, तो यहां से अगर एक इलेक्ट्रॉन यहां पे आता है, यानी बॉडी 1 से बॉडी 2 के तरफ एक इलेक्ट्रॉन का मोशन हो रहा है। ई माइनस का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन। अगर मान लीजिए बॉडी 1 से बॉडी 2 के तरफ एक इलेक्ट्रॉन चल रहा है, तो यहाँ पे ऑब्वियस बात है इस पे एक पॉजिटिव चार्ज प्लस ई डेवलप होगा। जहां से निकलता है वहां पे कौन सा चार्ज डेवलप होता है? प्लस ई। और जहां पे जाएगा वहां पे कौन सा चार्ज डेवलप होगा? माइनस ई। फिर अगर मान लीजिए यही इलेक्ट्रॉन फिर इधर से इधर भी आ जाता है, मान लो बाबू, तो फिर ये बॉडी क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। जब फिर यहाँ पे ये आ जाएगा तो अब जो सेकेंड डायग्राम इसका बनेगा, तो ये बॉडी 1 हो जाएगा और ये बॉडी 2 हो जाएगा। तो ये बॉडी अभी क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। तो इसका सिंपल मतलब ये समझना है कि अगर कोई भी बॉडी है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी के तरफ इलेक्ट्रॉन अगर मोशन करता है, तो जहां से निकलता है इलेक्ट्रॉन उस पे कौन सा चार्ज अपीयर होता है? पॉजिटिव। और जहां पे जाता है वहां पे कौन सा चार्ज डेवलप होता है? निगेटिव। तो ध्यान में आप लोग को ये समझना होगा कि किसी भी बॉडी से अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं, क्या करते हैं? रिमूव। रिमूव का मतलब होता है निकलना। अगर किसी भी बॉडी से कोई भी इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है, तो जहां से भी इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे वहां पे कौन सा चार्ज डेवलप होगा? पॉजिटिव चार्ज। और जहां पे जाएगा वहां पे कौन सा चार्ज डेवलप होगा? निगेटिव चार्ज। अब आपको ये समझना होगा कि मान लीजिए यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की बात की है हमने। अब आपको, जैसे आप लोग को सर पढ़ाए होंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में, कि एटम जो बना हुआ है वह 3 चीज से बने हुए हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो हम लोग उसको कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम के नाम से जानते हैं। जैसे एक सिंपल एक एलिमेंट की बात करते हैं, देखिए ध्यान से, ये X एक एलिमेंट है, केमिस्ट्री का ये टर्म्स है। यहां पे A होता है और यहां पे Z होता है। अब A क्या है? कोई पूछ देगा A क्या है, तो आपको सर पढ़ाते होंगे ये मास नंबर है, ये मास नंबर है, मास नंबर।
इसको लोग पढ़ते हैं एटॉमिक नंबर। एक्स अगर कोई एलिमेंट है तो ऊपर जो होता है ए, उसको क्या कहते हैं हम लोग, मास नंबर, और ये जेड जो है ये एटॉमिक नंबर है। तो ए जिसको आप पढ़ते हैं वो एक्चुअल में रिलेटिव मास है। इसको क्या हम लोग पढ़ते हैं, रिलेटिव मास। एक्चुअल में ये रिलेटिव मास है फिजिक्स के भाषा से। किस भाषा की बात कर रहे हैं हम लोग, फिजिक्स के भाषा से। अगर ए के विषय में कोई पूछेगा कि बताओ फिजिक्स के टर्म में ए क्या है, तो आप कहिएगा ये एक रिलेटिव मास है। अब रिलेटिव मास होता क्या है, अगर इसके विषय में कोई पूछेगा तो आप इसको कहिएगा ये रिलेटिव चार्ज है। अब आपके मन में क्वेश्चन सडन क्रिएट होगा कि ये रिलेटिव मास होता क्या है, ये रिलेटिव चार्ज है क्या। इसको भी समझाने का हम कोशिश कर रहे हैं। जैसे सबसे पहले रिलेटिव टर्म, रिलेटिव का मतलब आपको क्लियर करना होगा। तो जैसे हम रिलेटिव वर्ड यूज करते हैं तो रिलेटिव का मतलब होता है किसी न किसी के रिस्पेक्ट में। अब ये रिस्पेक्टिव टर्म है, रिलेटिव टर्म जो है वह एक रिस्पेक्टिव टर्म है। अब रिस्पेक्ट में किसके रिस्पेक्ट की बात करते हैं हम लोग, तो सुनिएगा ध्यान से। जैसे मान लीजिए हम रिलेटिव चार्ज की बात कर रहे हैं, तो किसी का भी चार्ज अगर हम इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में देखते हैं तो उसी को किसके नाम से जानते हैं बाबू, रिलेटिव चार्ज के नाम से। पॉइंट क्लियर। अगर किसी भी एलिमेंट का चार्ज अगर हम इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में देखेंगे, अगर किसी भी एलिमेंट का चार्ज अगर हम इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में देखते हैं तो उसी को किसके नाम से जानते हैं हम लोग, रिलेटिव चार्ज के नाम से। किसके नाम से, रिलेटिव चार्ज। कोई पूछेगा रिलेटिव चार्ज तो फिजिक्स के भाषा में आप उसको समझाएंगे कि अगर हम किसी का भी चार्ज इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में देखते हैं, उसके रिलेटिव में देखते हैं, उसको किसके नाम से जानते हैं, रिलेटिव चार्ज। फिर अगर रिलेटिव मास की बात करता है यानी मास नंबर की बात करता है तो सिंपल याद रखिएगा कि अगर किसी एलिमेंट का मास किसके रिस्पेक्ट में, इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में जो भी होगा उसको किसके नाम से जानते हैं हम लोग, रिलेटिव मास के नाम से। पॉइंट क्लियर हो गया है। रिलेटिव मास का मतलब हो गया कि अगर किसी भी एलिमेंट का मास अगर हम इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में देखते हैं तो उसको किसके नाम से जानते हैं हम लोग, रिलेटिव मास के नाम से। और अगर किसी एलिमेंट का चार्ज हम किसके रिस्पेक्ट में देखते हैं, इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में, तो उसी को किसके नाम से जानते हैं हम लोग, रिलेटिव चार्ज के नाम से। तो अब हम बात करते हैं कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे एटम को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉन्फ़िगरेशन। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जिसको आप लोग जानते हैं ई के नाम से। अब आपको यह भी पता है इलेक्ट्रॉन के विषय में एब्सोल्यूट मास ME 9.1 31 kg। एब्सोल्यूट मास हो गया 9.1 गुने 10 टू द पावर -31 kg। एब्सोल्यूट चार्ज की बात करेंगे
माइनस ई माइनस 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम। तो ये हो गया आपका एब्सोल्यूट मास। एब्सोल्यूट का मतलब होता है जो खुद का मास होता है उसको एब्सोल्यूट कहते हैं। और एब्सोल्यूट मास अगर इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो 9.1 गुने 10⁻31 केजी। एब्सोल्यूट चार्ज की बात करते तो माइनस ई का मतलब हो गया -1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम। अब हम बात करेंगे रिलेटिव मास का। रिलेटिव मास, तो रिलेटिव मास की जब बात करते हैं तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम बाय सेम कट के कितना हो गया 1। तो रिलेटिव मास की बात करते हैं तो याद रखिएगा हम जब भी बात करेंगे इसका तो हम रिलेटिव वर्ड की बात कर रहे हैं। तो रिलेटिव अगर मास की बात करते हैं तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय मास ऑफ प्रोटॉन, तो 1/1840 अप्रोक्सीमेट इसका वैल्यू हो गया 0। तो यहां पे अब हम बात करते हैं फिर रिलेटिव चार्ज का। रिलेटिव चार्ज, रिलेटिव चार्ज माइनस ई बाय प्लस ई -1। एब्सोल्यूट मास हो गया me 9.1 गुने 10⁻⁻31 केजी। तो एब्सोल्यूट टर्म जब भी हम बात करेंगे तो ये फ्री है, ये किसी से मतलब नहीं है इसको। इसीलिए आप लोग सिंपली याद रखिएगा कि एब्सोल्यूट मास जब इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो 9.1 गुने 10⁻⁻31 केजी, और एब्सोल्यूट चार्ज की बात करते हैं तो माइनस ई यानी -1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम। फिर रिलेटिव मास की अगर बात करते हैं तो जब भी हम रिलेटिव टर्म का यूज करेंगे तो याद रखिएगा रिलेटिव का स्टडी हम हमेशा विथ रिस्पेक्ट टू प्रोटॉन करते हैं। सॉरी, अगर हमने इलेक्ट्रॉन बोल दिया तो ध्यान में मत रखिएगा, विथ रिस्पेक्ट टू प्रोटॉन। रिलेटिव टर्म किसके विषय में पढ़ते हैं? प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे रिलेटिव मास अगर बात करते हैं तो me/mp यानी 1/1840 यानी इसका वैल्यू 0 हो गया। और अगर रिलेटिव चार्ज की बात करते हैं तो -1 हो गया। अब इसको डिनोट कैसे करते हैं देखिए, इसको जो डिनोट किया जाएगा E0 -1, क्योंकि यहाँ पे ये हम पहले ही बोले थे आप लोग को कि ये रिलेटिव मास है। ये क्या है बाबू? रिलेटिव मास। और रिलेटिव मास यहाँ पे 0 हो गया क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि रिलेटिव मास हम जब भी बात कर रहे हैं तो विथ रिस्पेक्ट टू प्रोटॉन, किसके रिस्पेक्ट में? विथ रिस्पेक्ट टू प्रोटॉन। चाहे इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, न्यूट्रॉन हो, किसी का भी पढ़ना हो तो आप हमेशा किसके रिस्पेक्ट में पढ़िएगा? प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में। और जब हम प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में पढ़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन का रिलेटिव मास 0 हो जाता है। इसको डिनोट करते हैं E0 -1। इसी तरीका से अगर हम बात करते हैं किसका, तो देखिए ध्यान से, अगर हम इसी तरीका से प्रोटॉन की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्लियर हो गया। इलेक्ट्रॉन का एब्सोल्यूट मास क्या होता है कोई पूछेगा तो सिंपली कहिएगा 9.1 गुने 10⁻⁻31 केजी। अगर एब्सोल्यूट चार्ज की बात करेगा तो -1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम। अगर रिलेटिव मास की बात करता है तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय मास ऑफ प्रोटॉन। और इसका वैल्यू अप्रोक्सीमेट 0 हो जाता है क्योंकि 1/1840 आप जानते हैं इसका वैल्यू अप्रोक्सीमेट 0 हो जाएगा। रिलेटिव चार्ज की बात करेंगे -1, इसलिए डिनोट इसको करते हैं E0 -1 से। किससे? E0 -1। दूसरा हो गया अब आपका प्रोटॉन। प्रोटॉन
हम प्रोटॉन की बात कर रहे हैं। देखिए, प्रोटॉन में सबसे पहले आपको समझना होगा एब्सोल्यूट मास। तो एब्सोल्यूट मास की अगर बात करते हैं बाबू, तो इसका वैल्यू मास ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा और इसका वैल्यू 1.6725 गुने 10 टू दी पावर -27 kg होता है। अगर कोई पूछ देगा आपसे कि बताइए कि प्रोटॉन का एब्सोल्यूट मास कितना होता है, तो कहिएगा 1.6725 गुने 10 टू दी पावर -27 kg, -27 kg। फिर अगर इसी तरीका से हम लोग बात करते हैं एब्सोल्यूट चार्ज का, एब्सोल्यूट चार्ज का सिंपल वैल्यू होगा +E और इसका सिंपल वैल्यू होता है वो +1.6 गुने 10 टू दी पावर -19 कूलम। क्लियर हो गया? तो एब्सोल्यूट मास और एब्सोल्यूट चार्ज हमने लिख दिए हैं। अब देखिए रिलेटिव मास की बात कर रहे हैं। अभी तुरंत हमने बोले कि जब भी रिलेटिव टर्म के विषय में पढ़ते हैं तो विथ रिस्पेक्ट टू प्रोटॉन, क्लियर हो गया? विथ रिस्पेक्ट टू प्रोटॉन। तो यहाँ पे अगर मास की बात करेंगे तो मास ऑफ प्रोटॉन बाय मास ऑफ प्रोटॉन, कट के कितना हो जाएगा बाबू? 1। इसी तरीका से अगर रिलेटिव चार्ज की बात करते हैं, रिलेटिव चार्ज की बात करते हैं रिलेटिव चार्ज का, तो +E/+E, ये भी कट के कितना हो जाएगा? 1। तो अगर कोई पूछेगा आपसे कि बताइए प्रोटॉन का रिलेटिव मास क्या होता है, तो 1, और रिलेटिव चार्ज भी 1 होता है। इसलिए इसको डिनोट जब भी करते हैं हम लोग प्रोटॉन को, तो देखिए इसका डिनोटेशन कैसे होता है। प्रोटॉन की बात कर रहे हैं तो P11, क्लियर हो गया? P11 डिनोटेशन भी क्लियर हो गया। तो रिलेटिव अगर मास या चार्ज की बात करेगा तो सिंपली याद रखिएगा रिलेटिव मास भी हम लोग पढ़ते हैं विथ रिस्पेक्ट टू प्रोटॉन, और रिलेटिव चार्ज भी हम लोग पढ़ते हैं विथ रिस्पेक्ट टू प्रोटॉन। रिलेटिव मास की बात करेंगे तो वह भी विथ रिस्पेक्ट टू प्रोटॉन, और रिलेटिव चार्ज की बात करेंगे तो वह भी विथ रिस्पेक्ट टू प्रोटॉन। अब हम बात करते हैं न्यूट्रॉन का। न्यूट्रॉन, अगर इसमें कोई पूछेगा आपसे कि एब्सोल्यूट मास तो एब्सोल्यूट मास न्यूट्रॉन का होगा 1.6740 गुने 10 टू दी पावर -27 kg। अगर आपसे कोई पूछेगा एब्सोल्यूट मास, तो मास ऑफ न्यूट्रॉन, और इसका वैल्यू होता है 1.6740 गुने 10 टू दी पावर -27 kg। इसी तरीका से अगर एब्सोल्यूट चार्ज की बात करिएगा तो ये न्यूट्रॉन है तो न्यूट्रल होगा। तो कोई भी पूछेगा न्यूट्रॉन का एब्सोल्यूट चार्ज, तो आप सिंपल कहिएगा 0। फिर हम बात करते हैं रिलेटिव मास। अगर हम बात करते हैं बाबू रिलेटिव मास का, तो हम किसके रिस्पेक्ट में पढ़ेंगे रिलेटिव टर्म? तो जब भी हम रिलेटिव की बात करते हैं तो विथ रिस्पेक्ट टू प्रोटॉन, और ये भी अप्रोक्सीमेट कितना होगा? 1 होगा। यानी रिलेटिव टर्म का जब भी स्टडी करते हैं तो विथ रिस्पेक्ट टू प्रोटॉन, विथ रिस्पेक्ट टू प्रोटॉन, विथ रिस्पेक्ट टू प्रोटॉन। इसी तरीका से अगर हम रिलेटिव चार्ज की बात करते हैं तो देखिए चार्ज हो गया रिलेटिव चार्ज, तो चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन
तो चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन बाय चार्ज ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन बाय चार्ज ऑफ प्रोटॉन। तो न्यूट्रॉन का चार्ज 0 और प्रोटॉन का चार्ज प्लस ही, तो क्या हो जाएगा 0 होगा। इसलिए इसको डिनोट कैसे करते हैं हम लोग, अगर डिनोट की बात कोई करेगा तो याद रखिएगा यहाँ पे चार्ज 0 और मास कितना हो गया 1, यही हो गया इसका डिनोटेशन। तो इसका सिंपल मीनिंग आप लोग क्लियर हो गया होगा कि रिलेटिव टर्म क्या है, एब्सोल्यूट टर्म क्या है। तो हमने अभी आप लोग को बताए कि एटम जो है वह 3 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, 3 पार्ट से फॉर्म किया है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और हमने आप लोग को अभी समझाए थे कि इलेक्ट्रॉन का एब्सोल्यूट मास क्या होता है, प्रोटॉन का एब्सोल्यूट क्या होता है और न्यूट्रॉन का क्या होता है। तो एब्सोल्यूट का सिंपल मीनिंग क्लियर हो गया होगा, जो अपने आप खुद का जो होता है उसको हम लोग एब्सोल्यूट कहते हैं, और किसी के रिस्पेक्ट में जब पढ़ते हैं तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, रिलेटिव। तो आज पहला लेक्चर था, ये बेसिक चीज हमने बताए हैं, अगले क्लास से अच्छा से डील होगा। इसलिए आप लोग आज जितना भी पढ़ाया गया है इसको पहले फेयर कर लेंगे और इसको बार बार पढ़िएगा, क्योंकि इसी से अगला कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। टारगेट के जो भी बच्चे हैं उसको अगले क्लास में निकल मैग्नेटिज्म के विषय में स्टार्ट करेंगे। आज यही क्लास ड्रॉप किया जाता है, इतना आप लोग पढ़ के रखें।